नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं प्रदीप पहल। मेरे साथ कुलदीप जी हैं और जसवीर जी हैं। बिल्कुल डेफिनेटली हम दोनों को तो आप जानते होंगे। और मैं जसवीर जी के बारे में आपको बताऊं, जसवीर जी जो विद्यापीठ मेडिकल इंस्टीट्यूट जो था रोहतक में, जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से यहाँ ब्रांच को मैनेज करते हैं। उन्हीं के सानिध्य में ये ब्रांच चल रही है। तो उसी की रिकॉर्डिंग हम बात करें तो उनके यहाँ एक स्टूडेंट जिनका नाम कुलदीप है, और ये सुपुत्र श्री ओम प्रकाश जी और छपार गांव से जिनका संबंध है। और इन्होंने हमारे यहाँ अपनी ब्रांच पे पढ़ करके और कुछ ये महीना डेढ़ महीना हमारे जो है मेन ब्रांच पर भी इन्होंने पढ़ाई की है। बहुत अच्छे होनहार स्टूडेंट थे। अरे होनहार थे तभी तो इनका सिलेक्शन हुआ है कि इसमें इनका एसआई में, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में इनका सिलेक्शन हुआ है। और जो लगभग 400 सीट थी उसमें इनका 42वां रैंकिंग आया है। और 42वीं रैंकिंग बहुत होती है भाई, मतलब लगभग 2-2.5 लाख बच्चों ने तो उसमें compete किया ही होगा। उसमें से 42वीं रैंकिंग जो है लाना बहुत एक मेहनत का काम होता है। बहुत अच्छी मेहनत इसके पीछे रही होगी। कैसे कैसे मेहनत रही, कैसे कैसे पढ़े, इनके बारे में हम इनसे पूछेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही सिंपल साधारण परिवार से जिनका संबंध माना जाता है, जिनके पिताजी एक नॉर्मल एक किसान उनको हम कह सकते हैं। बहुत एक मतलब आप उनका घर देखते हैं या उनका जब मैं मिला पहली बार, मैं उनके घर आना हुआ इनके घर, तो वहाँ मैंने देखा कि बिल्कुल बहुत सिंपल फैमिली से इनका संबंध है। मेरा भी सीधा संबंध इनसे हुआ है क्योंकि मैंने भी इनको कुछ टाइम पढ़ाया हुआ है। लेकिन ये लगभग भिवानी ब्रांच से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कुलदीप जी कि सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके परिवार में कौन कौन है। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप, पिताजी और मतलब एक बहन, एक भाई और एक भाई, मतलब तीन है। ये 3 बहन भाई हैं भाई, जिसमें इनके घर में मे भी पहली नौकरी, जैसा कि मैं ठीक हाँ। बोल रहा हूँ, पहली नौकरी इनके घर में है, लगी है अभी, और वो भी सब इंस्पेक्टर। डेफिनेटली इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत रही है। आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे भाई। मैं पिछले 2.5-3 साल से तैयारी कर रहा था। भाई 2.5-3 साल। अरे कोरोना ने भी तो ऐसा 2-2.5 साल जो है वो लगाया है भाई, क्योंकि पूरा 2020 इसमें चला गया, 2021 चला गया है। फॉर्म तो पहले से ही मैं भी भर रखा होगा। और तैयारी पूरा लॉकडाउन चला गया है 2021 भी। मतलब अभी आपको पता ही है कि 2-4 दिन पहले उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला है। तो 2-2.5 साल में ये मेहनत जो है आज इनको इस मुकाम पर लेके आई है कि इनका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है। इनको मतलब खुद, जैसा कि मैंने वीडियो बनाने से पहले इनसे बात किया कि इनको खुद विश्वास नहीं था कि मैं सही में मेरा सिलेक्शन हो सकता है। भाई इनका इन्होंने फिजिकल भी दे दिया था, सब कुछ हो गया था, फिर भी इनको ये विश्वास नहीं था। तभी तो ये अभी कांस्टेबल का जब पेपर हुआ है अभी कुछ टाइम पहले, जो अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुआ है, उनको वो भी जो है उस पेपर में बैठे, उस एग्ज़ाम में बैठे। और एग्ज़ाम में बैठ करके इन्होंने ये सोचा कि क्या पता सर, इनके पिताजी से जैसे बात हुई तो उनको इन्होंने कहा कि क्या पता मेरा सिलेक्शन ना हो, क्या पता कुछ करप्शन हो जाए। मेरा नंबर तो अच्छे खासे हैं, मेरा फिजिकल और टेस्ट सब कुछ हो रखा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, क्या पता ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन इस सरकार में ही ये संभव हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो भी सरकार रही हो उनके समय में सीधा पर्ची से काम होता था। लेकिन अभी जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं इनके गांव आया हुआ हूँ और मैंने देखा कि 40-45 लाख रुपए देने का जो है इनकी कैपेसिटी में भी नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। मैनेज तो हो सकता है कहीं से भी, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से किया है। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ रोहतक में थे या फिर यहाँ भिवानी में जो मैनेज करते हैं जसवीर जी, उन्होंने भी कहा कि इन बच्चों का सिलेक्शन बहुत पहले इन्होंने बता दिया था कि इनका सिलेक्शन पक्का होना है। गुरुजी जब भी मैं भिवानी आता था तो ये बोलते थे कि इनके साथ एक फ़ोटो खिंचवा लो जी, बाद में क्या पता मिले ना मिले, इनका सिलेक्शन पक्का होना है अपने हरियाणा में किसी भी एग्ज़ाम में। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एसआई कांस्टेबल में भी ये बता रहे हैं कि मैं 68-69 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं, और मतलब यहाँ नहीं तो यहाँ मेरा सिलेक्शन ज़रूर होना है। तो आप ये बताइएगा कि आपने इन 2-2.5 साल में कैसे तैयारी की, शुरुआत कैसे की, कैसे ये सोचा कि मैं हरियाणा में इस तरीके से एग्ज़ाम दूंगा और किस तरीके से तैयारी करूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी सोच पहले कांस्टेबल तक सीमित थी। मैं सोचता था कि कांस्टेबल को तो मैं पक्का ही मतलब टेस्ट को क्लियर कर दूंगा,
पर जैसे जैसे अच्छी तैयारी बढ़ती गई, आपका जो विद्यापीठ का सहयोग मिला, बहुत ही हार्ड आपने पाठ्यक्रम था जो हमने, उससे हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम इतने हार्ड इसको मतलब सिलेबस को पढ़ सकते हैं, तो आगे मतलब हमारे अंदर अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हम पेपर भी क्लियर कर सकते हैं। और मतलब सभी सभी संसाधनों से मिलाकर स्टडी की, चाहे यूट्यूब हो चाहे किताब हो, सब कुछ, चाहे ये टारगेट टाइम्स हो, कुछ भी, सब कुछ। मतलब क्या है कि जैसे इन्होंने बताया कि भाई जैसे हम हमारे यहाँ क्या होता है, अब भी ऐसा होता है कि भाई जो बच्चे एक टारगेट एक गारंटीड बैच ज्वाइन करते हैं ना, उन बच्चों के लिए हम डेली टेस्ट का आयोजन हमारे यहाँ होता है। किसी भी एकेडमी पे कोई ही बिरली होगी, मैं नहीं जानता उसको, कि जो सैटरडे को भी टेस्ट लेते होंगे और वो खुद बना करके अच्छे से उसी एग्जाम के तरीके से जो पेपर बनाते हों, उसी पैटर्न पर बनाते हों, ठीक है। लेकिन पैटर्न तो पता नहीं क्या आता है, लेकिन जिस पैटर्न पे बनाते हो उसके हिसाब से कोई आपका टेस्ट लेते हो, वो भी सैटरडे को। और हम इनका डेली टेस्ट लेते थे, मंडे टू सैटरडे, मतलब डेली एक टेस्ट होता है। और उस टेस्ट में जानबूझ करके ऐसा टेस्ट बनाया जाता था कि वहाँ इनके जब भी मेन पेपर में 68 बोल रहे हैं ये, या फिर आपके एसआई में कितने क्वेश्चन ठीक थे? मेरे एसआई में 80% ठीक थे कुल। मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि यार 100 में से 80 क्वेश्चन ठीक थे। 80 बहुत ज़्यादा होते हैं। और कभी कोई एग्ज़ाम हमारे यहाँ दिया आपने सेंटर पे, तो 80 उसमें से किसी भी एक एग्ज़ाम में आपको मिले थे? नहीं जी, उसमें तो मेरे 72-73 यही रहते थे लगभग। मतलब उसका रीज़न ये है कि हम जानबूझ करके टेस्ट इस तरीके से बनाते हैं कि मान लो उनके वहाँ 80 आ जाते हैं, तो ये उस तरीके से पढ़ते नहीं, जानबूझ करो। और बेहतर भी बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये कहता था कि भाई 60 प्लस ले लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट जिन्होंने टेस्ट दिया है, मैं बोल रहा हूँ, बड़े बढ़िया टेस्ट हमने लिए हैं। और टीचर्स उसके लिए बड़ी मेहनत करते थे, सुबह शाम टाइपिंग करना, और बहुत मेहनत होता है उसके पीछे। डेली उनको टेस्ट का बताना कि आपका कितना मार्क्स जो है आया है, अभी आपको कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। और आपने उसमें प्रीवियस पेपर का कितना योगदान रहता है? प्रीवियस पेपर का बहुत ही योगदान रहता है, उससे हमें पैटर्न का पता चल जाता है, और कुछ पर्सन भी रिपीट हो जाते हैं, जिससे हमें फ़ायदा मिलता है बाद में। जैसे हरियाणा का तो होता ही है भाई कि हरियाणा जीके में तो रिपीटेड ही आता है। 25 में से मान लो 15 से 18 क्वेश्चन रिपीट आते हैं। लेकिन जैसा अभी हाल ही में कांस्टेबल में हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। पैटर्न तो डेफिनेटली एचएसएससी को फिक्स करना चाहिए, बताना चाहिए। और जो बताया जाता है कि 25% हरियाणा जीके आएगी, तो वो तो उनको ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल जी, वो कब करेंगे उसका कि मतलब किसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या कहने पर इफेक्ट पड़ेगा एचएसएससी पर, पता नहीं। लेकिन हरियाणा सरकार जो अभी कर रही है कि बहुत, हमारे यहाँ 2 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और दोनों भिवानी ब्रांच से संबंध रखते हैं, और बिल्कुल बहुत बहुत इनको बधाई। लेकिन एक बार सोच के देखो कि आप एक बिल्कुल सिंपल परिवार से, बहुत ही सामान्य परिवार से एसआई में सिलेक्शन हो जाना, जिसके लिए अच्छे खासे लाखों रुपए जिसकी डिमांड होती है, वो इसी सरकार में संभव है। क्योंकि ये सबसे पहले इन्होंने एग्ज़ाम को के लिए सोचा कि एग्ज़ाम ले करके हम एसआई लगाएंगे। या सरकार ने अभी ये भी किया था, अभी आपको पता भी होगा कि आईएएस में कुछ सीटें होती हैं किसी भी स्टेट के लिए, कि बगैर एग्ज़ाम दिए आप आईएएस सीधा सिलेक्शन करा सकता है सीएम। लेकिन सीएम साहब ने कहा कि हम टेस्ट चलो नहीं लेने वाले, लेकिन हम यूपीएससी के पास भेज देंगे आप उन बंदों को जिनका सिलेक्शन आपको करना है। फिर यूपीएससी पर डिपेंड करेगा कि आप इंटरव्यू में हम उनको देखें कौन सिलेक्शन के लायक है, कौन नहीं है। सेम उसी तर्ज पर में भी बड़ा अच्छा कदम उठाया। लेकिन एचएसएससी अपना पैटर्न नहीं बना पा रही है कि एचएसएससी नकल को रोकने में कितना ज़्यादा सक्षम है। तो वो एचएसएससी को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। और आप जो आने वाली जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आपको अभी सुना होगा आपने कि बहुत सारे और भी नई भर्तियां भी आने वाली हैं, एसआई और कांस्टेबल का नई भर्तियां अभी आएंगी। तो उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं बस एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अपना हौसला बनाए रखें और कड़ी मेहनत करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। भगवान सबकी सुनता है, देर है पर अंधेर नहीं है। लेकिन कड़ी मेहनत तो भाई ये हो कि कौन सी किताब पढ़नी है, मान लो कौन सा आपको इतने घंटे पढ़ना है, आपको जो है ये नहीं पढ़ना है। मतलब कई बार ये होता है ना कि ये बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या पढ़ना है। आप ये बताइएगा कि उस पढ़ते वक्त आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या नहीं पढ़ना, या ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये लाइफ में मत करना। ये करोगे तो आप कभी भी किसी भी अच्छी नौकरी को जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्या नहीं करना चाहिए एक स्टूडेंट को?
जब आप पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, चाहे 2 घंटा पढ़ो चाहे 3 घंटा पढ़ो। आप कितना लंबा टाइम, कितना एक दिन में कितना घंटे पढ़ते हो? मैं सिर्फ यही 4 या 5 फिक्स। कभी मैं कंटिन्यू था, कभी 4 भी हो जाते थे, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं की हो। कहने का और मतलब अपने ये है, अध्यापक पर विश्वास रखो, उसी को ज्यादा पता है पैटर्न के बारे में, तो उस पर विश्वास बनाए रखो बस। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पूरा दिन इंस्टीट्यूट पे थे, डेली सुबह से शाम तक जो क्लास होती थी, उसके बाद 4 से 5 घंटा। मैं हमेशा आपको ऑफलाइन या यूट्यूब पर आपको जब भी होता हूँ तो आपको ये बोलता हूँ कि भाई आप है ना, मान लो 5 घंटे सेंटर पे आके पढ़ते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हो, लेकिन आप बस 5 घंटे और अपने घर लगा दोगे तो 10-12 घंटे बहुत है 24 घंटे में से। लेकिन जैसे इन्होंने कहा ना कि रेगुलर, मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, चाहे वो कोई त्यौहार हो, आपके घर में शादी क्यों ना हो, मतलब उसको एक दिन को मिस नहीं करना है। मतलब वो दिवाली आपकी तब मने तब आप जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं वो मंजिल आपको मिल जाए, और उस मंजिल के डेफिनेटली एक मिलने के बाद दूसरी और नए लक्ष्य जो है आपको तय करने होते हैं कि अब मेरे को कहाँ जाना है। लेकिन जब आपको पहला लक्ष्य है जो आप जिसके लिए आप चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी इसी के दम पर चलेगी, वो मिलने के बाद जो है वो तब सोचे कि हाँ अब की बार दिवाली जो है मैं अच्छे जश्न के साथ मनाऊंगा। लेकिन ये दिवाली जो आपने मनाई, जो अभी गई है, वो आपने 2 दिन उसको वेस्ट किया कि आज तो दिवाली है, आज तो छोटी दिवाली है। दिवाली तो तब होती है ना, तब आपका आपने जो अचीव करना है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और जितना मैं तो ये कहता हूँ हमेशा, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता जितना ज़्यादा आसान लग रहा हो आपको चलने में, कोई भी कांटा कोई भी बाधा ना आ रही हो, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बीच रास्ते में कोई बाधा आ रही है, इसका मतलब सही रास्ते पे हैं। बेशक 99% लोग आपको ये कहते हो आप गलत रास्ते पे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं और ये बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ, एक जिस दिन कामयाब होऊंगा उस दिन यही मतलब जो है ये 99% लोग हैं मेरे पीछे खड़े होंगे। मेरे को डिसाइड करना होगा कि इनमें से कौन क्या ठीक बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या आता है। जैसा उन्होंने कहा कि रेगुलरिटी ज़रूरी है। बगैर आप सुबह उठते हैं डेली, कोई एक आधा दिन मिस हुआ है कि नहीं उठे हो, डेली उठते हैं तो डेली पढ़ना भी ज़रूरी है। मतलब जो आपको पाना है उसके लिए आप लास्ट में जसवीर सर के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? जसवीर सर हमारे बहुत ही अच्छे इंसान है। इनका सहयोग इनका क्या सहयोग रहा? बहुत ज्यादा रहा है, इन्हीं के कारण तो हम यहाँ पहुँच पाए हैं। जैसा कि मैंने सुना है, मतलब हमने पहले बात किया था इससे, ये अभी कैमरे के सामने कुछ खास नहीं बोल पा रहे हैं भाई। विदाउट कैमरा तो ठीक बोल रहे थे, और क्योंकि इनको आदत नहीं है ना कैमरे के सामने बोलने की। तो जैसा इन्होंने कहा था कि जसवीर जी हम सुबह आते थे और ये बच्चे दोनों मुझे मेरे यहाँ सेंटर पे आने से पहले मेरे को मिलते, और जब मैं सेंटर को बढ़ाता कि चलो यार अब घर चलते हैं तो बिल्कुल लास्ट ये बंदे यही होते। और मेरे को इनके ऊपर ये नज़र रखने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई क्या कर रहे हैं, ये क्लास में बैठे हैं बेकार में, क्योंकि अरे कोई होता है यार इन दो के लिए मेरे को एसी चलाना पड़ रहा है, इन दो के लिए मेरे को फैन चलाना पड़ रहा है। तो ये इनके ऊपर इनका पूरा कॉन्फिडेंस था, पता नहीं मेरे को कितनी बार बोला होगा। और ये अगर कि इन दोनों बच्चों को इन्होंने रोहतक भी भेजा था, लेकिन वो लॉकडाउन लग गया तो फिर बाद में इनको वापस आना पड़ा। डेफिनेटली मतलब इसके हकदार थे, इन्होंने मेहनत किया है इसके पीछे। और कुछ भी आप पूछना चाह रहे हो इनसे, कभी आप मिलना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, आप नीचे क्वेश्चन पुटअप कर दीजिएगा, आप पूछिएगा, ये जवाब ये दे देंगे। जसवीर सर ने लॉकडाउन में हमारे 2-3 महीने खराब हो गए थे, तो ये नहीं बोले कि आपकी फीस माफ़ कर दी जाएगी, आप आते रहो। इससे अच्छा इंसान नहीं हो सकता कोई भी जो अपने मतलब माफ़ कर दे। हाँ, ये यूँ हुआ कि सेंटर वाला क्या सोचता है कि नहीं भाई आपका सिलेबस, आपका टाइम पूरा हो गया, 4 महीने का या 5 महीने का, आपने इतनी फीस दिया था। लेकिन वो मुद्दा ये भी था ना उनको सर, ये भी वो था कि इन दोनों का सिलेक्शन होना है, कि मेरा नाम रोशन करने वाले हैं, इसलिए उनको ये लग रहा था। क्योंकि जब ये आए सर, मैं आपको बता दूं ये तभी से इनके पीछे ये था कि बहुत मेहनती हैं सर, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ इन बच्चों के लिए। सर कुछ बोलना चाहते हो? वो सर मेरी अच्छा ही नहीं थी, जो मैंने फीस माफ की थी मुझे पता था ये दोनों सिलेक्शन है। ना दिया तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूँ। नहीं, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, सब बात लेकिन हर ये नहीं, ये तो सब एक जैसे हैं सबके लिए। लेकिन एक दो बच्चा और था जिनके बारे में सर मुझे बोला करते, लेकिन इन दोनों का कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि इन दोनों को मेरे पास भेजने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है।
इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ ऐसे ऐसे हैं, और एक और था कि सर फीस मेरे यहाँ जमा करा रखी, आप उनसे वहाँ फीस मत लेना। मैं कहा जी, और ये मेरे को फीस लेकर के आए थे मेरे पास, ऐसा फीस के लिए ऐसा कुछ हमने बोला था। मैं कहा जी ठीक है, जैसा भी हुआ ना, मुझे एक बार भेज दो उनको, फिर बात करते हैं। फिर मेरे को लगा इन्होंने टेस्ट भी दिया था, मैं भी लिया था ना, मैं टेस्ट। हम दो फर्स्ट हाँ, और ये जिन जिन बच्चों का टेस्ट लिया था उन सभी बच्चों में भी टॉपर थे। तो भाई पहले से ही पता चल जाता है कि पैदा होते ही कई बार तो बच्चे का कि इसको प्रधानमंत्री बनना है या फिर क्या करेगा। तो उसी टाइम मेरे को पता चल गया था कि भाई हाँ बिल्कुल कुछ करने वाले हैं। मैं इसलिए नहीं कि आज कामयाब हो रखे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले भी, क्योंकि ये विश्वास मेरे को जसवीर जी ने दिया था। तो सर अभी कुछ बोलना चाहते हो आप बच्चों के बारे में, या कि बच्चों आप इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, या किसी के बारे में भी, तो आप अपने सब बताएं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ परिवार घर वालों से भी कि बच्चे पर विश्वास रखो। थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 2.5 साल भी लग सकते हैं। अपने बच्चे पर विश्वास रखो और उस पर उम्मीद बनाए रखो, आपको कामयाबी जरूर दिलाएगा। बिल्कुल जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ। और यदि टाइम लगा और इनके पास टाइम हो, क्योंकि आजकल तो भाई ये सेलिब्रिटी हो रखे हैं, तो इनको कभी रोहतक भी बुलाना होगा क्या सर? तो उनको बुलाना होगा, तो डेफिनेटली जो है इस बारे में मुलाकात आपकी रोहतक, जिस दिन ये रोहतक आएंगे वह उस दिन मैं ज़रूर आपको बुलाऊंगा, बताऊंगा पहले से ही। एक बार इनसे थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, नहीं सर? और टाइम लेकर के ये डिसाइड होगा कि इनसे कैसे मिलना हो, इन्होंने कैसे तैयारी की। और 42वीं रैंकिंग बहुत होती है यार 400 बंदों में। ठीक है, मैं इनके फादर जो हैं वो भी यहीं हैं, तो उनसे भी मैं कुछ बात पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगता है कि आपका जो सुपुत्र है वो सब इंस्पेक्टर, मतलब यूपी में दरोगा जिसको बोला जाता है, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है कि 7 से 8 साल में इंस्पेक्टर बन जाता है। और रिटायरमेंट के टाइम पर ऐसा होता है कि एक डीएसपी तक उसकी पोस्ट मानी जाती है कि इतना तो बनता ही है। और डीएसपी हमारे यहाँ होता है ना कि फलाना दगड़ा की डीएसपी लग रहा है, तो वो में भी सब कुछ ठीक रहा तो उस पद को कम से कम ये अचीव करेंगे। तो एक बार मैं फादर साहब से भी बात करना चाहता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप कैसा फील कर रहे हैं कि आपका सुपुत्र जो है वो बहुत मेहनत के साथ, मेहनत तो डेफिनेटली आपने तो देखी होगी, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, और उसी के बलबूते आज एसआई में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो अब ये बताइएगा आपको कैसा लग रहा है कि आपका सुपुत्र इस पद पर पहुंचा? बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेहनती बच्चा है, बहुत अच्छा है। आप लोगों ने बहुत अच्छा इसको पढ़ाया। ये तो पहले सिपाही की तैयारी कराया करता, वही सिपाही लाग जाएगा पापा। तो इन मास्टरिया ने आपका नाम बताया, आपने बताया भाई मास्टरिया हमें वो तो बड़ी तैयारी करो, हम बड़े लेवल के बच्चे बता रहे हैं। बोले पापा मेरे को पता नहीं, मेरे में इतनी मास्टरिया ने मतलब ताकत दी कि मतलब जो क्वेश्चन थे ना बड़े बड़े वह करवाए। मतलब आपको ये लगता है कि आपको विश्वास था कि ये जो है जैसे पढ़ाई कर रहा है, तो कई बार नहीं होता है फेथ, और ये आज सही लग जाएगा, ये आपको विश्वास था? जिसकी बार बार इसके सिलेक्शन मतलब टेस्ट हुए, सिलेक्शन में रह गया बार बार। एक नेवी में रहा 3 बार, फिर 1-2 बार इसमें कांस्टेबल भर्ती में भी इसका 1-2 नंबर से रह गया। तो पापा बोला वो पक्का होऊंगा, निपेक्स भर्ती करती है सरकार, बोले ये सरकार रहेगी तो भर्ती होऊंगा, क्यों आज नहीं तो कल, बोले मेरे नंबर ही कम है 1-2। तो अब की बार तो ये पहले बोल दिया था कि पापा मैं सही लगूंगा, देख लूंगा। मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस आप खुद बनाएंगे, खुद मतलब अपने पेरेंट्स पर आप खुद ये कहेंगे कि भाई मेरा तो, मैं पिताजी या माता या बड़े भाई को, जिसको भी जो भी आपको फंड देते हैं, मतलब जो पैसा देते हैं, जो आप उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप खुद दिलाएं कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन 100% होना है। तो उस परिवार का फेथ भी आपके ऊपर बनेगा और आप बगैर किसी प्रेशर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि अंकल जी बोल रहे हैं कि भाई मेरे को लग रहा था कि शुरुआत तो इन्होंने कांस्टेबल से किया था, लेकिन एसआई में इन्होंने, इनके सुपुत्र कुलदीप जी ने इनको बोला कि भाई मेरा तो जी अब की बार एसआई में सिलेक्शन होना है, और नंबर अच्छा आया तो कॉन्फिडेंस और हो गया। अरे भाई 100 में से 80 क्वेश्चन ठीक होना, और पेपर इतना भी आसान नहीं था कि 80 क्वेश्चन हो जाए। उसके पीछे मेहनत थी, उसके पीछे स्ट्रेटजी थी कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं। ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए। पेपर चाहे उसमें हरियाणा जीके आओ, चाहे उसमें एनिमल हस्बेंड्री ना हो, चाहे उसमें
20 नंबर की रीजनिंग आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, क्योंकि कांस्टेबल में भी अभी इनके 68 क्वेश्चन ठीक है ऐसा बोला जा रहा है, और 68 और 31 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, और उसमें तो पता ही नहीं था कि हरियाणा जीके और आ जाती, तो ये 68 की बजाय 78 होना था। क्यों? क्योंकि ये उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे ना, किसके अकॉर्डिंग पढ़े थे कि हरियाणा जीके आएगी। एनिमल हस्बेंड्री 7 से 8 क्वेश्चन, आईपीसी की धारा है 7 से 8 क्वेश्चन, कुछ भी नहीं आया फिर भी 68 है। मतलब एक स्ट्रेटजी से सब कुछ पढ़ रखा है, कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। जी आप लास्ट में मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो उनके पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहते हैं कि आप कितना फेथ करें अपने बच्चों पर, क्योंकि कई बार पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि फलाना तो नौकरी लग गया जी, तू क्या कर रहा है, और उसके ऊपर कुछ बहुत अननेसेसरी जो है प्रेशर बन जाता है। तो आप उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो भाइयों को ये बोलना चाहूँ जी, जो पढ़ेगा बच्चे की पूरा हौसला रखो और एक दिन जरूर कामयाब होगा। हमने बिल्कुल सच्ची बताऊँ मास्टर जी, मैं तो एक किला ही भेज दिया, वो बच्चे भी पढ़े थे, दिन रात पढ़े थे, कहीं रह ना जाए किसी पैसे की वजह या भाई फीस पढ़ने की वजह से, किराया देने के भी नहीं थे। ये बच्चे दिन रात ये मेहनत करी, और भाई मेहनत करोगा तो लागोगा, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। मैं ये कहूँ भैया ने बड़ बड़का ने इस बच्चे पर तो ये भी उठने लगा था, भाइयों बोले फलाना पढ़े से वो लग गया, तो उसने भाई करके दिखाया, लग गया, और हाथ हम भी लागोगा पढ़ोगा तो बिल्कुल जी, आज का सेशन बातें बहुत बढ़िया लगी, मैं भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो कभी इनको रोहतक बुलाना होगा तो मैं अंकल जी को और कुलदीप जी को जरूर मैं रोहतक बुलाएंगे और आपसे भी रूबरू इनको कराएंगे भाई। तो कुछ आपको सीखने को मिला होगा तो अच्छी बात है, नहीं सीखने को मिला है, आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें आप, और कमेंट करके बताएं, इनका जवाब भी आपको मिलेगा कैसे कैसे इन्होंने तैयारी किया। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।